औरंगजेब का भाईजान, क्या है 2024 का प्लान? मोदी के साथ मुसलमान, कट्टरपंथी परेशान। मोदी मस्जिद गए तो कट्टरपंथियों की दुकान बंद। पीएम मोदी मिस्र के दौरे पर काहिरा की ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद क्या गए? देश में कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगा है। ये वो लोग हैं जो पिछले कई दशकों से पीएम मोदी को मुसलमान विरोधी साबित करने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं। ये अलग बात है कि 2014 से लेकर अब तक न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी को मिल रहा मुस्लिम समर्थन बढ़ता जा रहा है। मुस्लिमों के नाम पर धर्म की राजनीति करने वाले ओवैसी इतना परेशान हो गए कि अब पीएम मोदी को काशी की मस्जिद जाने की चुनौती दे रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री आज इजिप्ट की एक मस्जिद में गए। अच्छा दिखा मुझे भी। देश के प्रधानमंत्री, चलिए आप और मैं काशी की मस्जिद में जाते हैं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। अरे इजिप्ट की मस्जिद को जाएंगे तो चलो भारत की काशी की मस्जिद को चलो। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इजिप्ट के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहां मस्जिद में चले गए तो चलिए काशी की मस्जिद को चलते हैं। हमने कभी नहीं देखा वो इसी किसी मंदिर के जाने के बारे में सोचे भी हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांत पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र की अल हाकिम मस्जिद जाने से क्यों परेशान हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उनकी रैली की ये तस्वीर और वहां लगे इस नारे को सुनिए। तीसरी बात सुनिए, अभी तीसरी बात ये है, नहीं हाँ रहेंगे। दरअसल औरंगजेब मुगल साम्राज्य का वो बदनाम बादशाह था जिसके राज में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, काशी की जिस मस्जिद में ओवैसी प्रधानमंत्री को जाने की चुनौती दे रहे हैं, दावा किया जाता है कि उस ज्ञानवापी मंदिर को भी तोड़कर मस्जिद औरंगजेब ने ही बनवाई थी। और जो मामला कोर्ट में है और साबित होना बाकी है कि वहाँ मस्जिद नहीं मंदिर था। वहाँ पर मोदी को जाने की चुनौती के पीछे ओवैसी की 2024 तक औरंगजेब को जिंदा रखने वाली सियासी साजिश है, जिसका करारा जवाब बीजेपी से मिला। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। समय समय की बात है, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों के वंशज आज देश चला रहे हैं, तो वही लड़ाई तो हम समाजवादी लोग उनसे लड़ रहे हैं। जो तमाम ये दल है जो मुस्लिम राजनीति के नाम पे अपनी राजनीति की रोटियां सेकते थे, जो मुसलमानों को गुमराह रखने का काम करते थे, जो मुसलमानों को बरगलाने का काम करते थे, जो मुसलमानों को विकास से दूर रखने का काम करते थे, वो लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल ओवैसी और उन्हीं की तरह दूसरे वो राजनेता जो मुस्लिमों के वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो मोदी के मिस्र की मस्जिद में जाने से क्यों परेशान है, अब उसे समझिए। 2014 से अब तक के चुनावों में बीजेपी का मुस्लिम वोट लगातार बढ़ा है। खासतौर पर बोहरा और पसबंदा मुस्लिम मोदी के मुरीद हैं। देश में करीब 25 लाख बोहरा मुसलमान हैं। बोहरा पढ़े लिखे और लिबरल मुस्लिम हैं। बोहरा व्यापारी वर्ग महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में ज्यादा है। ज्यादातर बोहरा समाज बीजेपी के साथ है। पसबंदा यानी पिछड़ा मुस्लिम बीजेपी के साथ है। मुस्लिम समाज में 85% पसबंदा है। पसबंदा समाज को सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ मिलता है। पसबंदा की यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में अहम भूमिका है और पसबंदा मुस्लिमों की यही भूमिका कट्टरपंथियों को डरा रही है, क्योंकि 2014 के बाद से पसबंदा और बोहरा का झुकाव लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ा है। ऐसे में जाहिर है कि अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए उन्हें बीजेपी और खासतौर पर मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करना मजबूरी हो गया है। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं, फिर बातचीत उनसे करेंगे। हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़े हुए हैं संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एच.एस. रावत साहब हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हैं और नूर अहमद अजहरी साहब यूपी अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सभी का बहुत स्वागत है। यूपी जो नूर अहमद साहब, ये जो बात यहाँ पर कह रहे हैं ओवैसी साहब और बार बार सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि काशी में भी आना चाहिए उनको, क्या आपको लगता है ये जायज और आखिर इसकी जरूरत क्या है, वजह क्या है?
चलिए, लगता है अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा हम जुड़ जाएंगे। संजय राणा जी, क्या वजह है कि क्यों आखिर ओवैसी बार बार एक अलाप रहे हैं? देखिए जी, नमस्कार। तो मैं पहले देखिए, ऐसा होता है कि कुछ लोग की राजनीति करते हैं और एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं, उनकी छाती पे आज जरूर सांप लौट रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सम्मान ना ही देश में जबकि विदेशों में भी डंका बज रहा है, चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। और ये देखिए, जहां तक मस्जिद का विजिट है, ये पहली मस्जिद में नहीं गए, वो छठी मस्जिद है जो उसमें वो विजिट कर चुके हैं। और जहां तक बात होती है ओवैसी साहब की, देखिए ओवैसी साहब को ये समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, इनका सिंपल सा एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ की बात करते हैं तो कहीं पे भी कोई भी ऐतिहासिक धरोहर है उसमें जाने में अगर ले जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जहां तक बात आ रही है काशी विश्वनाथ टेम्पल के या ये मस्जिद ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात करें, तो कोई मस्जिद है ही नहीं। जब मस्जिद ही नहीं है तो उसमें विजिट क्या करेंगे? वो तो मंदिर को तोड़ के बनाया गया ढांचा है। जब वो मस्जिद नहीं है तो मस्जिद में प्रधानमंत्री या कोई भी गणमान्य नेता कैसे जा सकता है? तो अगर वो उनको ले जाना है तो किसी मस्जिद में ले जाइए। कभी भी प्रधानमंत्री ने जाने से मना नहीं किया, लेकिन हाँ, उसे राजनीति करना पसंद नहीं करते। उनका सिंपल सा है कि जो भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सबका साथ हो, सबका विकास हो, देश की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो, उसी एजेंडे पे चलना है। तो यूएस की विजिट देख लीजिए, चाहे इजिप्ट की विजिट देख लीजिए, चाहे यूएई की देख लीजिए, चाहे आप सऊदी अरब कहीं भी जाते हैं, उनका सम्मान क्यों होता है? यही मुस्लिम कंट्री उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी हिंदुस्तान के कट्टरपंथी जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उनको वोट बैंक का जाने का खतरा नजर आने लगा है। कहीं इनके हाथ से वोट बैंक चला ना जाए। अच्छा नूर अहमद साहब, ये वोट बैंक जाने का खतरा है क्या कि जब भी कोई मौका मिले, अगर मौका नहीं भी मिले तो भी एक राग अलाप दो, कहीं से भी कोई मौका ढूंढ लो, नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दो? राजेश जी, आप राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को लिख रहे हैं, आपको भारतीय जनता संजय पार्टी राणा का जी प्रवक्ता लिखना चाहिए। संजय राणा जी हैं। संजय राणा जी राजनीतिक बात इस तरह से करेंगे, एक तरफा बोलेंगे आप? आप बताइए माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के वजीर आजम का जो क्रिश्चियन कंट्री में या इस्लामिक कंट्री में जो स्वागत हुआ है, उसका सबने इस्तकबाल किया है। लेकिन हमारे देश के हालात क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बताइए। रोजाना मस्जिदें गिराने की धमकियां दी जा रही है। जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो? आप बताइए, गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं? संजय निषाद क्या बोल रहे हैं? क्या ये किसी से छिपा हुआ है? इस पर बात क्यों नहीं होती? इस पर सारे लोग खामोश क्यों होते हैं? अच्छा, लेकिन एक बात बताइए नूर अहमद साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर सभी के पास जाऊंगा। नूर अहमद साहब सुनिए ना, आखिरी बात नूर अहमद साहब पहले एक बात सुन लीजिए ना, मैं सभी के पास जाऊंगा। नूर अहमद साहब, अगर आप सिर्फ बोलने के लिए आए हैं, अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। सुनिए ना, सभी लोगों के पास जाना है, एक बात यहाँ पर कहनी है। खुद ही बोलने के लिए बुलाया तो हमें बुलाया नहीं? बिल्कुल, हम तो आपका इस्तकबाल करते हैं यहाँ पर। अच्छा नूर अहमद साहब, हमें ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सर्वधर्म की बात करते हैं, जहां जाते हैं वहां पर उनको सम्मान मिलता है, तो वहां पर उन पर सवाल खड़े कर देते हैं ओवैसी साहब, है ना? अब ओवैसी साहब जो सिर्फ एक तरह की बात करते हैं, एक ही राग लापते हैं, तब आपने कभी उनसे नहीं कहा कि आप एक ही तरह की बात करते हैं, क्यों करते हैं भाई? उन्से भी पूछ लेते हैं। ओवैसी साहब का मैं प्रवक्ता नहीं, आजाद भारत के वो भी आजाद आदमी हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं, जवाब दीजिए उन्हें। हाँ। उनके जो सवाल होते हैं, उनके अगर वो कानून के दायरे में नहीं बोल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कीजिए। मतलब मेरा मतलब ये है नहीं, हमारे देश के देखिए, सेक्युलर पार्टी के सेक्युलर नेता बनते हैं, सेक्युलर पार्टी के सेक्युलर नेता बनते हैं तो सबको साथ में लेके चलना चाहिए ना। मैं तो ये कह रहा हूं बस। आप मुस्लिमों की बात करते हैं, हिंदुओं की भी बात करिए। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे दो हैं साहब, विदेश में कुछ और है, देश में कुछ और है। इस पर आप अच्छा ये बताइए नूर अहमद साहब, एक बात बताइए ना। देखिए आज सीधा बात करेंगे। मेरे को ये बताइए, मैंने अभी बीजेपी की बात करी या फिर ओवैसी साहब की बात करी? मैं ये कह रहा हूं ना कि चलिए पीएम मोदी या फिर बीजेपी के नेताओं से सबके धर्म की बात कर लेते हैं, ओवैसी साहब क्यों नहीं करते? ओवैसी साहब दिवाली की, होली की शुभकामनाएं क्यों नहीं देते? सेक्युलर पार्टी के सेक्युलर नेता कहते हैं ना अपने आप को। मैं बस ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। मेरे भाई, ओवैसी साहब अपनी पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो देश सेक्युलर कहते हैं ना अपने आप को। और वो कहां है, क्या कर रहे हैं, ये हमें उन पर बात करने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं, उनकी तरफ से तो मुद्दा उठाया बार-बार, वही तो मुद्दा उठा रहे हैं। आजम पर करेंगे बात, वही तो मुद्दा उठा रहे हैं। वजीर आजम पर करेंगे बात।
हाँ। देश के वजीर आजम ने अमेरिका में ये कहा मतलब कि हमारे देश में भेदभाव नहीं है। जो जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वही हो रहा है। नहीं, अरे नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा गलत। नूर अहमद साहब, चलिए ठीक है। रावत साहब बोलिए, ये क्यों ऐसा क्या है कि खुद को सेक्युलर कहने वाले सेक्युलर पार्टी के सेक्युलर नेता ना होली की शुभकामनाएं देंगे, ना दिवाली की शुभकामनाएं देंगे, और इसके मतलब ये भी देखा है कि जब वो मंच पर जाते हैं औरंगजेब अमर रहे के नारे लगते हैं तो हाँ रहेगा रहेगा हंसते मुस्कुराते हुए बोलते हैं। मतलब ये क्या चल क्या रहा है, और सवाल कहां खड़े हो रहे हैं? सरकार पर। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर देश का प्रेम होता तो औरंगजेब जिंदाबाद के नारे ना लगते हैं, और अगर देश प्रेम ओवैसी के या उनके अनुयायी के अंदर होता या उनकी जनता में होता तो उनका जो भाई है वो भगवान राम का अपमान ना करता और हिंदुस्तान के लिए ये ना बोलता कि 15 मिनट के लिए सिर्फ सेना हटा दो, हम इनके कत्लेआम करके इनको हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ओवैसी को अगर देश प्रेम होता या इनके वोटरों में देश प्रेम होता हिमांशु जी, तो इनके मंच से लड़की ये ना कहती कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जिसकी जनता जहर उगलती हो, जो नेता जहर उगलता हो, उसको देश प्रेम की बात करते हुए तो अच्छा नहीं लगता। और जहां नूर अहमद साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे, एक बाहर है एक यहां है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस ओबामा की ये बात कर रहे हैं, बराक ओबामा की, 6 मुसलमान कंट्रियों के ऊपर हमले करे उन्होंने, पाकिस्तान में जाकर के बिन लादेन को मारा, उस समय आपको तकलीफ नहीं थी? किस प्रकार से पाकिस्तान में मारा, उसके बाद किस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर, सीरिया के अंदर क्या हाल रहा, उस समय आपको तकलीफ नहीं हो रही थी? अच्छा, यानी आपको बदनामी करनी है निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से एक कमेंट और ले लेता हूं, एक कमेंट और। जिंदल साहब, लोकेश जिंदल जी, इस्लामिक वर्ल्ड सम्मान दे रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड सम्मान दे रहा है, लेकिन भारत में ही सवाल उठाए जा रहे हैं, तंज कससे जा रहे हैं। क्यों? कश्मीर के अंदर क्या हाल हो रहा है, वजह क्या लगती है? नहीं देता था उस समय। एक मिनट रावत साहब, एक मिनट लोकेश जिंदल जी, बताइए। हिमांशु जी, मैं तो भाजपा और AIMIM को रंगा बिल्ला की जोड़ी समझता हूं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे का फायदा करवाते हैं। एक भड़काते हैं और दूसरे उसका राजनीतिक लाभ लेते हैं। अब भाजपा की अगर हम बात करते हैं, आपकी टीस तो नहीं निकल रही कि कांग्रेस का नुकसान हो जाता है? सुनिए सुनिए सुनिए, भाजपा कहती है पसमंदा मुस्लिम्स के लिए नीति लेकर आएगी, लेकिन जब कर्नाटका के चुनाव थे तब क्यों 4% जो आरक्षण था वो हटाने की बात कर रही थी भाजपा? मैं लिंचिंग की बात करता हूं, इनके गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों को जब मार दिया जाता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोज कर दिए जाते हैं, जब उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जब उनकी मस्जिदें तोड़ दी जाती है, तब वे भी तो पसमंदा मुस्लिम के ही मस्जिद होते हैं, घर होते हैं, उनके आरक्षण हटाए जाते हैं, तब भाजपा को जो है। और बात ओवैसी साहब की कर ही रहे थे कि किस तरह से वो निशाना साधते हैं पूरे देशों में। बाकी मिस्र में देखिए, भारत और अमेरिका में देखिए, पीएम मोदी का स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, लेकिन यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले लोकेश जिंदल जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी और मुझे दिल से वो बहुत अच्छी लगी। आपने मुस्लिमों के हक की बात की थी, आप भी मुसलमानों की बात करते हैं, ओवैसी साहब भी वही बात करते हैं, उनकी जुबान से तो दूसरी बात निकलती नहीं है। जब दोनों एक ही बात करते हैं तो दोनों साथ क्यों नहीं आ जाते 24 में मोदी जी को रोकने के लिए? दोनों में बहुत फर्क है हिमांशु जी। कांग्रेस मुस्लिम समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक डेवलपमेंट चाहती है, लेकिन AIMIM केवल और केवल उनका राजनीतिक उपयोग करना चाहती है। जब कांग्रेस का कार्यकाल था, साचार कमेटी की रिपोर्ट आई, कांग्रेस के कार्यकाल के बाद में ऐसे बहुत सारी नीतियां लाई गई, जिस नीतियों के तहत उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भी एक तरह से डेवलपमेंट हो, एक तरह से उनकी वृद्धि हो, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अच्छा, लेकिन अब तक AIMIM केवल और केवल राजनीतिक बात करती है, सामाजिक बात नहीं मतलब ओवैसी मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं? नहीं करती। देखिए, हम जब नीतियां लेकर आते हैं, भले ही वो MG नरेगा हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जनरल साहब घुमा फिरा के बोलते हैं, जब इतना बोल दिया तो सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि मुसलमानों के हक की बात वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने अब तक नूर अहमद साहब अब देखिए ना, भारत के नागरिक की तरह ट्रीट किया है, उन्हें उनमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में फर्क नहीं किया। नूर अहमद साहब, AIMIM जो है इस दरार को बढ़ाने में एक तरह से हेल्प करती है बीजेपी को, वो और ज्यादा मार्जिनलाइजेशन। अच्छा ठीक है लोकेश जिंदल जी, एक पॉइंट और क्लियर कर दीजिए। आपने कहा कि दिखावा करते हैं, यानी
अज़दुद्दीन ओवैसी मोदी के बारे में जो भी बोलते हैं वो भी गलत बोलते हैं मस्जिदों को लेकर। देखिए AIMIM सिलेक्टिव है अपने अप्रोच को लेकर। हाँ। वो सिलेक्टिव है। हाँ। वो मोदी जी के बारे में जो बात कहती है वो सही होती है, लेकिन एक सिलेक्टिव। अब ये बताइए, मतलब कुछ जो बीजेपी के बारे में बोलती है वो सही होती है, मुसलमानों के बारे में बोलती है वो गलत होती है। मतलब आपका भी वही हिसाब है कि भाई मुझे तो हरा दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है तुम्हें पता नहीं, मैं तो वही देखूंगा। जी मैं बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए एक पिक्चर आई थी नमक हराम, जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते थे। वो कहते थे अब मैं ये बात रखूंगा, तुमने ये बात रखनी है, उससे जो है मजदूर और भड़केंगे और इससे हम दोनों को लाभ होगा। ऐसा ही कुछ समीकरण जो है। इस पर एक जल्दी से कमेंट संजय राणा जी बताइए। जिंदल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। पिक्चर की बात आई कि अमिताभ बच्चन के नमक हराम की बात की थी। यही हाल दोनों राजनीतिक पार्टियों का है, चाहे वो ओवैसी जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक पर देखा है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा है। अभी देखिए मुसलमानों की शैक्षिक स्तर देख लीजिए, आजादी के पहले कितनी थी, अब क्या स्तर हो गया है, उसमें गिरावट आई है। देखिए इस प्रदेश मतलब प्लानिंग हर पार्टी यहाँ पर कर रही है कि कैसे इस्तेमाल करना है, बस वो डिपेंड करता है। आप अपना कसूर जो है अब देखिए छुपाने की कोशिश कर रहे हैं राणा साहब। कभी इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब देख लीजिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम कर रही है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रही है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, उनकी जान ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे रही है, उनके ऊपर जो है स्कॉलरशिप दे रही है, तोड़ रहे हैं। आप देखिए मौलाना लड़िए मताराम से बात करिए एक एक करके ना, हलाल लॉ ले आते हैं। सुनिए एक एक करके बात देखिए मान्यवर कैसे जीने देंगे आप? सिर्फ आप लोगों ने मुझे बस एक चीज क्लियर कर दीजिए राणा साहब। लोकेश जिंदल जी बोल रहे हैं कि ओवैसी मुसलमानों को ठग रहे हैं, ओवैसी बोल रहे हैं कि बीजेपी ठग रही है, बाकी लोग ठग रहे हैं। मुसलमान किस पे भरोसा करें? नूर अहमद साहब तो ओवैसी पर करते हैं। देखिए दोनों पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे ओवैसी, इन लोगों को डर लग रहा है कि जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं पिछले 75 साल से, इनका वोट बैंक हाथ से कहीं खसक ना जाए। अच्छा। देखिए मोदी जी का सिंपल सा एजेंडा है, वो सबके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा। चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। अगर ये ना कर रहे हो तो उनका सम्मान मुसलमान कंट्री में ऐसा ना होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर बात करते हैं मुसलमानों की, बात कर रहे थे कि कर्नाटका में मुसलमानों को 4% आरक्षण क्यों हटा दिया गया। भैया संविधान में लिखा हुआ है आरक्षण किसी धर्म विशेष को नहीं दिया जाएगा, ये धार्मिक आधार पे नहीं होना चाहिए, दूसरे आधार पे होना चाहिए। उस पर हम जाने की चर्चा नहीं करेंगे। तो आपको ना जब आरक्षण की बात करते हैं एक नजर से सबको देखो। अगर आपको लगता है कोई गरीब है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, अच्छा। सबको दे दो। लेकिन आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए बोलेंगे कि नहीं सिर्फ मुसलमानों को दिया जाएगा, हिंदुओं और सिखों को नहीं दिया जाएगा, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति हो जाती है। आप ये बताइए अभी तक जो भी अपने कांग्रेस की स्कीम है, मुसलमानों के लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम बता दीजिए जिससे उनका कल्याण हो रहा हो, सामाजिक कल्याण हो रहा हो, ठीक है, आर्थिक कल्याण हो रहा हो। मेरे को नूर अहमद साहब एक बात बताइए। नूर अहमद साहब ये बोल रहे हैं कि बार बार मुसलमानों को ठगा जा रहा है, ऐसे आरोप लगाते रहे हैं और अज़दुद्दीन ओवैसी खुले मंच पर यह बात कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक आंकड़ा है और ये सत्य आंकड़ा है कि 2019 में 80 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा रही और बीजेपी इन 80 में से 58 सीटों पर जीतती, जबकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 36 ऐसी हैं जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं और ये सीटें सभी बीजेपी को मिली थी। तो ऐसा क्यों है कि वो भरोसा कर रहे हैं? 80 में से कितने प्रत्याशी थे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की, ये बताएंगे आप? अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं, सुनिए ना, 80 में से सुनिए ना, मेरे को एक बात बता दीजिए। अब वही तो कि एक चीज आप देखना चाहते हैं। सुनिए, आप एक आंख से देखना चाहते हैं, बोलते हैं अगर इसको क्या देखना है ये मैं देखूंगा ही नहीं। सुन लीजिए, ये आरोप वाली बात चल रही है ना। सुनिए, नामूसे रिसालत, मस्जिदों की बेहुरमती, दरगाहों को तोड़ना, ये सब क्या है? ये बताइए कौन सी? अरे इस बात सुनिए, ये हितैषी होना है। नहीं सुनिए ना, तो सबकी बात की बात कह रहे हैं ना। तो ओवैसी साहब क्या सबकी बात करते हैं? मुझे ये बताइए। देखिए नूर अहमद साहब दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या ओवैसी साहब सबकी बात करते हैं? पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई है, ये बात बताने वाली नहीं है। नूर अहमद साहब पानी रख के बैठे हैं क्या आप? सुनिए ना, सुनते रहिए। अचानक से सुनिए, एकदम आग बबूला गुस्सा मत होइए, सुन लीजिए। आपने ये कहा कि ओवैसी साहब सेक्युलर पार्टी के सेक्युलर नेता है, अच्छी बात है ये, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि क्या वो सबकी बात करते हैं? ओवैसी जी सबकी बात करते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे।
मैंने ओवैसी के बारे में आपसे पहले ही कहा, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अरे नहीं, लेकिन वो मुसलमानों के हिमायती है ना, मैं देश के वजीर आजम नहीं है। हाँ। वो देश के वजीर आजम नहीं है, वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है जो उनसे मैं करूँ सवाल करूँ। विपक्ष से सवाल करने की आदत है। आप सरकार से सवाल नहीं करते हैं। अरे सुनिए ना, हम सवाल करते हैं उसको आप नूर अहमद साहब, मेरी बात सुनिए ना। नूर अहमद साहब, मैं ये कहता हूं कि नूर अहमद साहब, ये बात बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बड़े बुजुर्ग एक बात कह गए हैं। सुनिए ना नूर अहमद साहब, कि अगर आप में कोई कमी नहीं है तब आप सामने वाले पर आरोप लगाइए, कि अगर आपने कभी कोई पाप कोई नहीं किया है तो आप सामने वाले पर आरोप लगाइए, वरना आप हकदार नहीं होते हैं। ओवैसी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कितने हिंदुओं को टिकट दे दी, जरा इसके बारे में भी बात हो जाए। दूसरी चीज, कब उन्होंने दिवाली होली किसी की बधाई दी हो, ये तीसरी चीज। और बहुत से लोग, अच्छा एक बात और बताइए, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं, अरे मेरी बात तो सुनिए ना, अरे क्योंकि मुद्दा उनका है भाई, मुसलमानों का जो रहनुमा बनने की बात करते हैं उनका मुद्दा है। मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ओवैसी साहब सिया हैं, सुनिए ना, इसीलिए वो सुन्नी वाली जो नहीं, कुछ लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या आप अपने ही कौम में सबसे बराबर का नहीं, सबसे बराबर का आप उनको हक दे पा रहे हैं? जो आप कर रहे हैं गलत है, ये ठीक बात नहीं है। तो क्या ठीक है, आप सवाल सरकार से किए हैं, हम सवाल करेंगे, सरकार से करेंगे, हुकूमत से करेंगे। सरकार तो कर रही है। कांग्रेस की हो, अगर वो किसी प्रदेश से मुख्यमंत्री होते ओवैसी साहब, तो और उनकी इस तरह की बातें होती तो मतलब अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं, मुसलमान गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते ओवैसी की बात को, ये बताइए, आप लेते हैं कि नहीं लेते? आपका भी बड़ा रुतबा है। बिल्कुल नहीं लेते। अच्छा बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओवैसी के प्रवक्ता नहीं, ओवैसी के नहीं प्रवक्ता के तौर पर नहीं, वो जिस तरह से बात करते हैं कि मुसलमानों जाग जाओ, रोना नहीं है लड़ना है, बोल रहा हूं, रोना नहीं है लड़ना है। हाँ, ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप नहीं लेते गंभीरता से, संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई आप नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि लेकिन एक मुसलमानों के नेता होने के नाते आप लोग गंभीरता से नहीं लेते ना उनकी बात, ये बिल्कुल नहीं। ठीक है। रावत साहब सुन लिया आपने, देखिए बहुत सारी चीजें खुलकर स्पष्ट हो गई हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, अभी नूर अहमद जी ने कहा है, और कल को अगर इनको प्रवक्ता बना दिया गया ना ओवैसी जी ने, तो फिर देखना उनके कसीदे पढ़ेंगे, फिर उनके सुर में सुर मिलाएंगे, फिर यहाँ पर इन्होंने जो ये अच्छा देखिए, नहीं रावत साहब देखिए, एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो यूपी के हैं उसके अध्यक्ष हैं नूर अहमद साहब, और ये एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, ये जो ओहदा है इनका। एक बात नूर अहमद साहब आपने इतने स्पष्ट तरीके से बोली है, तो एक बात और आप यहां पर बोल दीजिए, जो मुस्लिम लोग हैं कि ओवैसी की बातों पर वोट ना करें। आप जब कह रहे हैं कि सभी एक तरह से हैं, तो ये भी कह दीजिए नहीं, ओवैसी के नाम पर वोट ना करें, ओवैसी के नाम पर। ओवैसी आजाद भारत का आजाद व्यक्ति है, तो जिस तरह से दूसरे लोग अपनी पार्टियां चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन्हें भी हक है, वो कर रहे हैं। हम ये बात कभी नहीं कहेंगे जो आप हमसे कहलवाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर वोट और राजनीति की बात करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर हालात आप ये कह रहे हैं कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, एक तरफा बात करते हैं, तो कह दीजिए मुस्लिम भाइयों से कि भैया उनके नाम पर मत दीजिएगा वोट। हम नहीं लेते साहब, स्कॉलर साहब अभी तो आपने कहा देश की हालत क्या खराब है। अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब से किसी बात का डर है आपको? ओवैसी साहब से किसी बात का डर है? कहाँ अन्याय हो रहा है? किसी बात का डर है ओवैसी साहब से, इसीलिए एक तरफ से खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। आगे बताइए, सरकारों में आपको मिल रहा है, स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, वो पता नहीं क्या था, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता, तो मन में जो जज्बात है वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं। मन में जो जज्बात है वो नूर अहमद साहब के खुल के नहीं आ पा रहे हैं। नूर अहमद साहब, बहुत से लोग हैं जो आपको मानते हैं, खुलकर बोलना सीखिए, आपको भी अच्छा लगेगा जब अंदर की बातें बाहर निकलेगी। जो मन में है वही जुबान पर है तो अच्छा रहेगा। चलिए वक्त हो चला है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।